हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अभी तक कोई भी ऐसा मॉडल सेट कंप्यूटर साइंस के लिए जारी नहीं किया है और हमें काफ़ी कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करना है। तो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा जो 100% आपके एग्ज़ाम में मैच करेंगे, यानी 70 आउट ऑफ 70 यू कैन स्कोर इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन देखेंगे, यानी चैप्टर 1 फर्स्ट हम देखेंगे, फिर जो भी रिड्यूस सिलेबस में अगला चैप्टर है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 जो हमारा है ओवरव्यू ऑफ C++, यानी ये जो चैप्टर है पूरा रिवीजन टूर है, एक तरह से हम कह सकते हैं क्लास 11th में जो हमने C++ सीखा था, और जो बेसिक पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। काफ़ी कम समय में आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज अचीव कर सकते हो और साथ ही अपना एग्ज़ाम्स का परफॉर्मेंस और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो नोट्स को अच्छी तरह से करें और रिवीजन करें, जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमें जानना है, व्हाट इज़ C++। तो बेसिकली अभी तक आप सबों ने पढ़ ही लिया है और ये हमारा एक तरह से रिवीजन सेशन चल रहा है। तो व्हाट इज C++? तो C++ इज कंपाइलर बेस्ड जनरल पर्पस केस सेंसिटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या होता है? एक कंपाइलर बेस्ड एक लैंग्वेज है, जनरल पर्पस जो सामान्य उद्देश्यों के लिए, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स के अंदर ये काम करती है, और ये जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो हु वाज द डेवलपर ऑफ C++। तो बेसिकली डेवलपर आप जानते हो, विचार ने स्टॉप ने इसे बनाया था और इसे बनाया था एट बेल लेबोरेटरी में बनाया था 1979 से लेकर 1983 तक के बीच इस लैंग्वेज को उसने काम किया था और डेवलप किया था। ईयरलियर नेम अगर हम लोग देखेंगे, C++ का जो ईयरलियर नेम था वो सी विद क्लासेस के नाम से इसे फर्स्ट में जाना जाता था, लेकिन आ, इसमें बहुत सारे काम किए गए, चेंजेस किए गए और बाद में इसको रीनेम्ड किया गया। रीनेम्ड 1983 में इसको रीनेम्ड किया गया और इसका नाम रखा गया C++। यानी जो ईयरलियर नेम था, कई बार पूछा जाता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द ईयरलियर नेम ऑफ C++। तो सी विद क्लासेस के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन इसे रीनेम्ड किया गया 1983 में और इसके बाद इसका नाम रखा गया C++। C++ लैंग्वेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सिमुला 67। कई बार पूछा जाता है कि C++ लैंग्वेज जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है। तो सी लैंग्वेज जो इससे पहले थी उसका, और साथ ही सिमुला 67 जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांत पर काम करती है, और सी जो है वो हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज था। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है C++। ठीक है, तो ये वेरी बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए कम समय में आप एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, C++ जो है ये हमारा दो लैंग्वेज से मिलकर बना है। सी जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है और सिमुला 67 जिसे हम लोग ऑप्स भी कहते हैं, जो ऑप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांत पर काम करती है। बेसिकली C++ ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है और ये बना है सी एंड सिमुला 67 के कॉम्बिनेशन से। किसी भी लैंग्वेज को जब हम लोग सीखते हैं तो उस लैंग्वेज के लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उसे हम लोग को लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही C++ जब हम लोग सीख रहे हैं इस लैंग्वेज को, तो हमें इसके कैरेक्टर सेट्स को जानना पड़ता है कि व्हाट आर द कैरेक्टर सेट्स। तो कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? देखिए, कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। जो वैलिड कैरेक्टर्स का एक सेट होता है दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, जो एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहचान सकती है, वैसे सेट को हम लोग कैरेक्टर सेट कहते हैं, जो वैलिड होते हैं, जो लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अ कैरेक्टर कैन रिप्रेजेंट ओनली लेटर, डिजिट और एनी अदर साइन। तो कैरेक्टर सेट में अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार के कैरेक्टर्स होंगे? तो लेटर होंगे जिसमें डिजिट होंगे और कोई भी सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस का यूज करके एक लैंग्वेज को सीखा जाता है। जब हम लोग
किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जैसे आप जानते हैं कैरेक्टर सेट में हमारा लेटर्स और डिजिट स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेटर्स में क्या हम यूज करेंगे, लेटर्स में जो भी हमने अल्फ़ाबेटिकल A to Z हमने सीखा है उनको हम यूज कर सकते हैं। डिजिट में मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं क्या, 0 से 9 तक का जो डिजिट है उसे। कैरेक्टर सेट में हमारे जो सिंबल्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस, ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं, करली ब्रैकेट या फिर छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये सारे कैरेक्टर सेट ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं जो किसी लैंग्वेज में यूज्ड होते हैं। फिर इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें वाइट स्पेस का भी कई बार यूज करना पड़ता है। वाइट स्पेस मीन्स क्या होता है, कई बार पूछा जाता है वाइट स्पेस मीन्स क्या। तो जैसे हम लोग ब्लैंक स्पेस लेते हैं या कोई स्पेस लेते हैं या टैब का यूज करते हैं कुछ वर्ड्स के बीच गैपिंग रखने के लिए, तो ऐसे जो स्पेसेस होते हैं उसको वाइट स्पेस कहा जाता है, जो C++ लैंग्वेज इसको भी रिकॉग्नाइज करती है। साथ ही आस्की कैरेक्टर्स, आस्की कैरेक्टर्स आप जानते हैं बाइनरी डिजिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 256 आस्की कैरेक्टर्स होते हैं। C++ में इन सारे आस्की कैरेक्टर्स का भी यूज किया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग थोड़ा स्पीड देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये आपका एक रिवीजन टूर है, यानी कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज हासिल करना है। तो नोट्स करते जाइए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अपने एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोकन्स। इससे तो 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको क्लियर होना है। टोकन्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में कोड्स का जो एक यूनिट हम बनाते हैं उसे इज नॉन एज टोकन। कई बार इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे बढ़िया से आप समझिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन। अ टोकन इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट लॉजिकली बिलोंग्स टुगेदर। टोकन्स में क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का कोडिंग हम लोग करते हैं, एक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं जो एक दूसरे से बिलोंग्स होते हैं, टुगेदर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे यूनिट को हम लोग टोकन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब टोकन्स जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए टोकन्स के जो टाइप होंगे, जैसे हम लोग कीवर्ड्स का एक प्रोग्राम में यूज करेंगे, कीवर्ड, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स, ये सारे टोकन्स के ही पार्ट होते हैं क्योंकि प्रोग्राम का जो यूनिट होता है उसे ही हम लोग टोकन कहेंगे और उस प्रोग्राम के यूनिट में कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स ये सारे अपना खेला करते हैं, तो इसे हम लोग टोकन्स कहते हैं। तो एक एक करके सेपरेटली इन टॉपिक्स को हम लोग को जानना होगा क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं भाई, और लिटरल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, पंचुएटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। काफ़ी कम समय है, कम समय में हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा समय है, अन्यथा आप इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं भाई, तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। देर आर 63 प्री डिफाइंड वर्ड्स इन C++ लैंग्वेज। आप देखिए कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड जो पहले से ही डिफाइंड किए हुए हैं, जैसे C++ हम लोग सीखेंगे तो C++ में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो पहले से ही जिसने इसको लैंग्वेज को बनाया है वो इसे बनाया है, प्री डिफाइंड किया हुआ है, यानी उस पर्टिकुलर हम लोग वर्ड को कॉल करेंगे तो पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो C++ लैंग्वेज में 63 कीवर्ड्स टोटल हमारे हैं और जैसे जैसे डेवलप होते जाता है कीवर्ड्स क्या है वो नए नए कीवर्ड्स ऐड होते जाते हैं किसी लैंग्वेज में। तो बेसिकली अगर हम लोग कुछ कीवर्ड्स की बात करें तो इफ़ एल्स, ये कुछ स्टेटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, वॉइड का यूज करते हैं, मेन का यूज करते हैं, स्विच, इंट, फ्लॉट, वाइल, डबल, ये बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं, यानी 63 कीवर्ड्स है जो पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए यहाँ यूज होते हैं। तो ऐसे वर्ड जो प्री डिफाइंड होते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। आगे हमारा जो टॉपिक है और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या है भाई, तो लिटरल्स आर द ऑफन
रिफर्ड एज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, या लिटरल्स जिसे हम कह सकते हैं, वैसे वर्ड होते हैं जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। लिटरल्स आर डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। लिटरल्स आर द डेटा आइटम, वैसे डेटा आइटम होते हैं दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के दौरान अपने वैल्यू जो चेंज नहीं करते हैं, ऐसे चीज़ों को, ऐसे आइटम्स को हम लोग लिटरल्स कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ लिटरल्स अगर हम लोग देखें तो लिटरल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आपको समझने वाली चीज़ है, जैसे इंटेजर कांस्टेंट। इंटेजर लिटरल्स भी हम लोग कह सकते हैं, लिटरल्स को कांस्टेंट्स के नाम के भी से भी जाना जाता है, तो इंटेजर लिटरल्स हम लोग कह सकते हैं। इंटेजर कांस्टेंट आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इंटेजर लिटरल्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, संपूर्ण संख्याएं होते हैं, जो विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी इनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, यानी अपना फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी कोई भी दशमलव का हम लोग यूज नहीं करते। तो किसी वेरिएबल का जो वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, कोई इंटेजर वैल्यू असाइन करेंगे, तो वो हमारा थ्रू आउट द प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा, जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा उसे हम लोग लिटरल्स कहेंगे। और लिटरल्स का जो पहला प्रकार है इंटेजर लिटरल्स, जिसमें इंटेजर नंबर आएंगे। इंटेजर नंबर्स मीन्स क्या, जो होल नंबर्स है उसे हम लोग इंटेजर लिटरल्स कहते हैं, जैसे 5, 2, 8, माइनस को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आगे आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स या कैरेक्टर लिटरल्स भी हम लोग कह सकते हैं। कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। अब देखिए, कैरेक्टर लिटरल्स को जब हम किसी वेरिएबल को का वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करेंगे, तो इन्हें हमेशा सिंगल कोट्स में यूज किया जाता है, यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम बड़ा अक्षर के भी कोई कैरेक्टर ले सकते हैं, A to Z, और A to Z हम लोग छोटा अक्षर के भी कोई कैरेक्टर ले सकते हैं। लेकिन याद रखना है, कोई भी आप कैरेक्टर लिटरल्स का यूज करें तो ये हमेशा सिंगल कोट्स में यूज होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैरेक्टर लिटरल्स में किस तरह से यूज किए जाते हैं, तो वो सिंगल कोट्स का हम लोग यूज करते हैं। और किसी वेरिएबल का वैल्यू जब असाइन करेंगे कोई कैरेक्टर, जैसे किसी का ग्रेड निकालना है, इन दैट केस हम लोग कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ जो कैरेक्टर लिटरल्स यूज होंगे ये हमेशा सिंगल कोट्स में यूज होंगे, और थ्रू आउट द प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होंगे, या अपने वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, तो इसे हम लोग लिटरल्स कहते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या होता है या फ्लोटिंग लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स कहें या कांस्टेंट का, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, दोनों बोथ आर द सेम। फ्लोटिंग कांस्टेंट हैज़ एन इंटेजर पार्ट। फ्लोटिंग कांस्टेंट में क्या होता है, एक इंटेजर पार्ट होता है। फ्लोटिंग मीन्स क्या है, दशमलव होगा, दशमलव के बाद कोई पॉइंट्स होंगे, तो डेसिमल पॉइंट होगा, या फ्रैक्शनल पार्ट होगा, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा इसका, यानी पॉइंट के बाद कुछ हम लोग संख्याएं लिखते हैं, जैसे फ्लोट डेटा टाइप का हम लोग यूज करके। तो ऐसे फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल के लिए जो वैल्यू हम असाइन करेंगे उसे हम कह सकते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट, यानी कोई भी वैल्यू जैसे 2.3 या 3.2 या फिर 1.235, इस तरह से कोई भी वैल्यू हम जब एग्जीक्यूट करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो ये कहलाता है फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब आगे आते हैं, क्योंकि समय हमारे पास काफ़ी कम है, तो थोड़ा हम स्पीडली हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा टाइम टू टाइम कवर हो जाए सिलेबस, और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाए एग्जाम में। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। अब स्ट्रिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, यानी जो लेटर हम लोग यूज किए, तो उसी का जो ग्रुप है, जैसे हम लोग वर्ड बनाते हैं, तो कोई वर्ड को हम लोग प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम में, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। जैसे हेलो, डियर, इस तरह से हम लोग सी आउट की मदद से अगर प्रिंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो कोई भी वर्ड को जब हम लोग, यानी अक्षरों का जो समूह है उसको हम लोग यूज करेंगे, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट उसे कहते हैं। लेकिन जब स्ट्रिंग कोई कांस्टेंट होता है, तो उसे हम लोग डबल कोट्स में लगते हैं, इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। ये याद रखना आप लोगों की स्ट्रिंग कांस्टेंट जो यूज होते हैं हमेशा डबल कोट्स में यूज होते हैं। तो ये टॉपिक भी क्लियर है। आगे देखते हैं हम आइडेंटिफायर्स। अब चलिए पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स क्या है। आइडेंटिफायर्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में बहुत सारे एग्जाम से भी पूछा भी गया था। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स, या व्हाट इज द आइडेंटिफायर्स। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन बाय यूजर। आइडेंटिफायर जो होता है वो नेम होता है प्रोग्राम में जो यूजर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन बाय द यूजर। यूजर के द्वारा जो नाम दिया जाता है, जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर हम करते हैं, तो उस वेरिएबल का नाम जो हम रखेंगे वो भी एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। क्लास हम बनाते हैं,
जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब हम क्लास से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्लास का नाम जब हम डिफाइन करते हैं, जब यूज़र अब एक नाम रखता है क्लास का, किसी वेरिएबल का नाम रखता है, तो ऐसे नाम को हम लोग कहेंगे आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन बाय द यूजर। या किसी फंक्शन का नाम हम लोग गेट डेटा, पुट डेटा, इस तरह से कुछ फंक्शन बनाते हैं। क्लास का नाम जैसे बॉक्स बनाए या कार, या किसी प्रकार के प्रोग्राम में जो क्लास का हम यूज करेंगे, वेरिएबल ए बी सी, इंट ए इंट बी इंट सी, फ्लोट ए फ्लोट बी फ्लोट सी, इस तरह से वेरिएबल्स का नाम जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो ये कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स स्टार्ट्स विद लेटर। आइडेंटिफायर याद रखना है कि आइडेंटिफायर जो है किसी लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे A to Z स्टार्ट कर सकते हैं। यानी किसी वेरिएबल का नाम जब हम लोग यूज करते हैं तो किसी लेटर का हम लोग यूज करते हैं, किसी क्लास का नाम हम लोग यूज करते हैं तो स्ट्रिंग टाइप के लेटर्स का हम यूज करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो किसी क्लास का नाम यूज करेंगे तो A से Z से स्टार्ट होगा या Z to A से स्टार्ट होगा, छोटा अक्षर या बड़ा अक्षर किसी से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग बहुत सारे जो कीवर्ड्स वगैरह का यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में ही यूज होते हैं। लेकिन जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनका आप नाम यूज कर सकते हैं कैपिटल A to Z या फिर स्मॉल A to Z, या बाय जीरो और किसी लेटर एन अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ABC हमने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, माई नेम 50, इस तरह से भी आप किसी फंक्शन का भी नाम आप बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। माई एरे बनाते हैं या फिर गेट डेटा फंक्शन बनाते हैं। इस तरह का जब आप एक नामकरण करते हैं किसी फंक्शन का, किसी एरे का, किसी क्लास का, किसी वेरिएबल्स का, तो वो कहलाते हैं आइडेंटिफायर। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, आइडेंटिफायर से। तो इसको अच्छा से आप रिवीजन कर ले। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं पंचुएटर्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा होने वाला है क्योंकि पूरा टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2, फिर आगे जितने भी रिड्यूस सिलेबस में हमारे जेक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल कंप्यूटर साइंस के 12th क्लास के सिलेबस में उसको हम लोग कवर करेंगे। पंचुएटर्स के बारे में जानते हैं। पंचुएटर्स को सेपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। पंचुएटर्स को सेपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। द फ्लोइंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड एज पंचुएटर्स विच आर आल्सो नॉन एज सेपरेटर्स इन C++। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे पंचुएटर्स हैं, बहुत सारे जो यूज़ होते हैं C++ में। तो कुछ विशेष पंचुएटर्स को हम लोग लिए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इतना जानना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है, जिन्हें सेपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं आप पंचुएटर्स या सेपरेटर्स, जैसे हम लोग बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे जिसे ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद जो छोटा ब्रैकेट हमने यहाँ पर लिया है चांद वाला ब्रैकेट, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं C++ में। साथ ही जो कर्ली ब्रैकेट है उसे आप ब्रेसेस के नाम से भी जानते हैं। कोमा बेसिकली यूज होता है, सेमी कोलन का हम स्टेटमेंट ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। आस्टिस्टिक का हम यूज करते हैं। यहाँ पर आस्टिस्टिक मतलब जो स्टार साइन होगा वो होगा यहाँ पर सेमी कोलन के बाद में यहाँ कोलन लगा हुआ है, तो आस्टिस्टिक का मतलब जो होगा उसे स्टार साइन को हम लोग कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो चिन्ह है जो आस्टिस्टिक के लिए दिया हुआ है ये आपका कोलन का चिन्ह है, तो कोलन का हम यूज करते हैं, इक्वल साइन का यूज करते हैं। तो ये सारे जो चिन्ह है इसे हम पंचुएटर्स के नाम से भी जानते हैं या फिर सेपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। आगे हमारा आता है ऑपरेटर्स, और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपरेटर से, क्योंकि यहाँ से 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये लिख कर लीजिए। ऑपरेटर्स में आपको जानना है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूनरी ऑपरेटर क्या है, फिर बाइनरी ऑपरेटर्स क्या है, उसके बाद हम जानेंगे टर्नरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को बहुत अच्छा से रिवीजन कर लेना है। सबसे पहले हम जानते हैं यूनरी ऑपरेटर्स क्या है। दोज विच रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन, यानी यूनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिसमें एक ही ऑपरेंड होता है और जिसमें हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं सिर्फ एक ऑपरेंड के लिए। दोज विच रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, जिसमें एक ऑपरेंड यानी एक वेरिएबल का खेला होता है भाई, और उसमें हम लोग किसी ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए हम लोग माइनस माइनस का यूज करते हैं। तो प्लस प्लस यहाँ पर एक ऑपरेंड के लिए यूज होता है, माइनस माइनस जब हम लोग यूज करेंगे तब भी वो एक ऑपरेंड के लिए यूज होगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो कहलाएंगे वो यूनरी ऑपरेटर कहलाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ,
आगे हम लोग जानते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स क्या है। दोज विच रिक्वायर टू ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन, यानी वैसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ती है, यानी दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेंड आर नथिंग बट द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो किन्हीं दो वेरिएबल्स का जब हम लोग यूज करते हैं, दो वेरिएबल के जो वैल्यू है उसको ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो दो ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसकी आवश्यकता जब पड़ती है, तब किसी ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं तो वो यूज होने वाला जो ऑपरेटर होता है वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर। जैसे हम लोग प्लस का यूज करेंगे, यानी ए और बी को जोड़ना है, यानी ए में जो वैल्यू है, ए वेरिएबल में जो स्टोर वैल्यू है और बी वेरिएबल के स्टोर वैल्यू को अगर हम लोग को ऐड करना है तो प्लस का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो स्टैटिस्टिक का यूज करेंगे, या डिवीजन करना है तो डिवीजन का यूज करेंगे, या सबट्रैक्शन करना है तो हम लोग माइनस का यूज करेंगे। तो ऐसे ऑपरेटर्स जैसे माइनस, प्लस, या फिर जो स्टैटिस्टिक हुआ, तो ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड के लिए यूज होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, यहां से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। टर्नरी ऑपरेटर्स को हम लोग जानते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या है? दोज विच रिक्वायर थ्री ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। अब यहाँ पे बस समझिए कि तीन ऑपरेंड की जब हम लोग यूज करते हैं, यानी अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से, या फिर कोई कंडीशनल वाला वाक्य बनाते हैं, सॉरी वाक्य बोल रहे हैं यहाँ पर, कंडीशनल वैल्यूज को हम लोग ऐड करने के लिए, या फिर किसी कंडीशनल वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए जब हम लोग किन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, यानी जिसमें आपको जो ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ेगी या दो से अधिक पड़ेगी, यानी तीन ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ेगी, तीन से अधिक भी पड़ेगी, हो सकता है। तो तीन ऑपरेंड यानी तीन वेरिएबल्स का जब तीन वैल्यूज को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं किसी प्रोग्राम में, तो जब कोई ऑपरेटर से उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ऑपरेटर्स जो है वो कहलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स में आप लोग देख सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, या फिर जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक वेरिएबल के लिए जो यूज होगा, यानी एक ऑपरेंड के लिए वो यूनरी, दो वेरिएबल के लिए उसे बाइनरी, और दो से ज़्यादा यानी तीन वेरिएबल्स के लिए, तीन ऑपरेंड्स के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसे हम लोग कहेंगे टर्नरी ऑपरेटर। आगे जाते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं हम लोग को, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस को काफ़ी कम समय में अब कवर करना है, एग्जाम का टाइम भी कम बच गया है। तो वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स प्रोवाइड अस विद द नेम्ड स्टोरेज दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। अब देखिए, किसी प्रोग्राम में जब हम लोग कोई वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में और उसको रखना चाहते हैं, तब जाके उसको एग्जीक्यूट हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टोरेज जगह होता है, जिसे हम लोग वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि वेरिएबल प्रोवाइड अस विद द नेम स्टोरेज दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट, जिसे हमारा प्रोग्राम मैनिपुलेट कर सकता है। ईच वेरिएबल हैज स्पेसिफिक टाइप विच डिटरमाइंस द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल मेमोरी। अब जानते हैं हर प्रत्येक प्रकार के डेटा टाइप के लिए अलग अलग वेरिएबल का जो मेमोरी कंजप्शन होता है, तो आप अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर्स। एक वेरिएबल का नाम जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? किसी लेटर्स की सहायता से, लेटर का यूज करके या डिजिट का यूज करके या अंडर स्कोर का यूज करके या अंडर स्कोर कैरेक्टर का यूज करके। साथ ही इट मस्ट बिगिन विद द आइदर लेटर और एन अंडर स्कोर। इसका जो स्टार्टिंग होना चाहिए, अगर हम लोग करेंगे तो किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी अंडर स्कोर से, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जो किसी प्रोग्राम में यूज होते हैं। अब हम लोग जानते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। डेटा टाइप्स जो है बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप, जिसे सिंपल डेटा टाइप भी कहा जाता है। उसके बाद आता है डेराइव्ड डेटा टाइप। अब एक एक करके हम लोग डिटेल से देखेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये तीन प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप में हमारे यूज होते हैं इंट, जो इंटेजर के लिए, कैर यानी जो कैरेक्टर के लिए, उसके बाद वी कैर यानी जो ज़्यादा कैरेक्टर्स हम जब यूज़ करते हैं तो वी कैर का यूज़ हम लोग करते हैं, जिसे वार कैर भी कहा जाता है। फ्लॉट
फ्लोट हम लोग जो पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर करेंगे, जो डेसिमल वाला वैल्यू स्टोर करेंगे प्रोग्राम में, तो उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया जाता है। किसी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले किसी डेटा टाइप को उस वेरिएबल के साथ में यूज किया जाता है, जैसे इंट ए, इंट बी, फ्लोट ए, फ्लोट बी, इस तरह से। तो उसके बाद हम लोग डबल का भी यूज करते हैं, वॉइड डेटा टाइप का भी यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी होगा। फिर हम लोग जानते हैं ड्राइव डेटा टाइप क्या है, कई बार पूछा जाता है ड्राइव डेटा टाइप क्या क्या होते हैं। तो किसी एरे या किसी पॉइंटर को जब हम लोग यूज करते हैं, एड्रेस के लिए पॉइंटर का यूज किया जाता है, कोई एरे डिफाइन करते हैं हम लोग, मल्टीपल एक ही टाइप के वेरिएबल को एग्जीक्यूट करना है, तो जब कोई एरे बनाते हैं या कोई पॉइंटर बनाते हैं, तो इन दैट केस जो हम लोग एरे का यूज करेंगे, पॉइंटर का यूज करेंगे, तो ये हमारा ड्राइव डेटा टाइप होता है। साथ ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ये क्या होता है, जब कोई क्लास बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। आगे देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। अब ऑपरेटर्स क्या होता है, तो ऑपरेटर्स जो है वो किसी प्रोग्राम के जो सैम्बल्स होते हैं, टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉजिकल मैनिपुलेशन, जो स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉजिकल मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो आता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जिसे इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, जिसमें सी इन का यूज किया जाता है। सी इन के बाद देखिए जो साइन ऑपरेटर यूज होता है, यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेटर देन सी इन ग्रेटर देन का जो हम यूज कर रहे हैं, इसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जबकि सी आउट के लिए जो हम लोग प्रोग्राम में कुछ भी आउटपुट देना चाहते हैं, कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर के नाम से ये जाना जाता है। जो हम लोग लेस देन का यूज करते हैं, देखिए आप सी आउट के बाद देख सकते हैं जो लेस देन यूज हुआ है, इसे इंसर्शन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। कई बार जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है कि जो ग्रेटर देन सीन के बाद जो यूज हुआ है, ये किस नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा। जबकि सी आउट के बाद जो ऑपरेटर यूज होते हैं लेस देन, इसे हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, और आपको बताना पड़ता है इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो प्लस माइनस, उसके बाद जो गुना भाग, या फिर जो हम लोग गुना भाग का यूज करेंगे, प्लस माइनस का यूज करेंगे। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे आप लोग देख सकते हैं प्लस का हमने यूज किया, माइनस का आस्टिक गुना के लिए, साथ ही आपका डिवाइड के लिए, और यहाँ पर परसेंटेज भी आ जाता है जो आपका भाग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ऑपरेटर्स कहलाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बहुत आसान होते हैं, लेकिन कई बार पूछे जाते हैं। प्लस और माइनस, किसी वैल्यू को अगर हम लोग को इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग प्लस या माइनस का यूज करते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर्स कहलाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, यानी प्लस माइनस। आगे हम लोग जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आलतू फालतू चीज़ों को हम अभी समय हमारे पास काफ़ी कम है, क्योंकि एग्जाम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन आपको करने हैं। आगे रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं वो दो वैल्यूज के बीच के रिलेशन को शो करने के लिए यूज होते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी होते हैं, क्योंकि दो ऑपरेंड्स के लिए यूज होते हैं। देयरफॉर रिक्वायर 2 ऑपरेंड, दो ऑपरेंड के लिए यूज होते हैं, जिस वजह से इसे बाइनरीज भी कहा जाता है। जैसे आपका इक्वल्स टू साइन का हम लोग यूज करते हैं, या इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, या फिर आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे जो ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करेंगे, इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। आगे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्रू फॉल्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए एंड के लिए एन सिंबल का यूज किया गया है, डबल एन का, और यहाँ पर ए एन बी इज फॉल्स, यहाँ ए और बी जो है इसको फॉल्स ये करने के लिए यूज किया गया है। साथ ही यहाँ पर और के लिए देखिए 2 लाइंस का यूज किया जाता है, जैसे ए और बी, यानी ए और बी इज ट्रू। तो ए
सही है या बी सही है। इसके लिए जो हम लोग ऑपरेटर का यूज किए हैं, 2 लाइन का यूज किए हैं, साथ ही देखिए एक्सक्लामेशन मार्क जैसे यहाँ पर सिंबल का यूज किए हैं, ये नॉट के लिए यूज होता है। यहाँ पर नॉट ए एंड बी इज ट्रू के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं। और ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पहले ही बताया जा रहा है कि ए और बी जो है वो नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो एक्सक्लामेशन टाइप की जो सिंबल यूज कर रहे हैं, साथ ही एन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये जितना भी कलेक्शन ऑपरेटर्स का है, ये सभी कहलाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आगे जो हमारा आया कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स में हम कई बार क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, कोलन का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंट ए का वैल्यू हमने 5 असाइन कर दिया है और बी का वैल्यू हमने 6 असाइन कर दिया है। और यहाँ कंडीशन हमने कुछ रखा है कि बिग, इसमें से कौन बिग है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो ए इज ग्रेटर देन अगर बी होता है तो क्वेश्चन मार्क हमने रखा है, तो ए प्रिंट होगा, नहीं तो बी प्रिंट होगा। तो बेसिकली ए जो है हमारा 5 है और बी जो है वो 6 है, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होगा। तो फॉल्स होने पर क्या होगा, हमने कंडीशन रखा है अगर ट्रू होता है तो ए प्रिंट होगा, और नहीं तो कोलन का यूज करते हुए हमने लिखा है कि बी प्रिंट होगा। तो कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, देयरफॉर बी गेट्स द वैल्यू फ्रॉम बी, इट्स बिकम 6। अब यहाँ पर देखिए कि जो कंडीशन हमारा है वो फॉल्स हो जाता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी नहीं है, इसलिए ए प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पर। बी बिग का जो वैल्यू होगा वो बी होगा, यानी बी जो है वो आपका बिगर वैल्यू है। तो इस प्रकार हम लोग कंडीशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं फ्लॉप कंट्रोल के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है फ्लॉप कंट्रोल से ही स्टार्ट होता है। फ्लॉप कंट्रोल में जो प्रोग्रामिंग होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, आप देख सकते हैं। सीक्वेंस में होते हैं, जिसे स्टेप बाय स्टेप कहा जाता है। उसके बाद सिलेक्शन या कंडीशनल बेस्ड होते हैं, जो इफ इल्स का यूज हम करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। साथ ही इटरेशंस का हम यूज करेंगे, लूप का, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारी चीज़ों का यूज करेंगे। तो फ्लॉप कंट्रोल में 3 तरह के प्रोग्रामिंग हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पर इटरेशंस को जंपिंग स्टेटमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे गो टू, एग्जिट, ब्रेक, ये स्टेटमेंट्स का भी हम लोग यूज करते हैं। जब लूप्स का हम यूज करते हैं, फॉर, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इस तरह के लूप्स का यूज हम करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है। इफ स्टेटमेंट जो है, एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन मोर स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या होता है, किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट हमें प्रोग्राम में करना है और किसी कंडीशन का अगर हम यूज करते हैं तो प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लेते हैं और समझते हैं। आप इसे रन करके भी अपने कंप्यूटर्स में देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है तो, या फिर मोबाइल के थ्रू से भी कुछ एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम रन करके प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं iostream.h, हैश इंक्लूड के बाद में फिर conio.h, यानी हैश इंक्लूड conio.h का हम यूज़ करते हैं। वॉइड मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, CLR SCR, थोड़ा स्पीड देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करना है अभी। इंट a = 10 हमने असाइन कर दिया है, यहाँ वैल्यू a का वैल्यू, यानी a नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटेजर टाइप का, जो 10 इसका वैल्यू हमने असाइन कर दिया। अब यहाँ एक कंडीशन अगर हम लगाना चाहते हैं तो इफ स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। इफ और ब्रैकेट के अंदर में a ग्रेटर देन अगर 20 है, जो कि लेस देन 20 है, तो उसके बाद अगर हम लोग किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसे प्रिंट करना चाहते हैं, मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तब वो मैसेज प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इन दैट केस हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इफ a इज लेस देन 20, जो बेसिकली है, अगर हम लोग a इज ग्रेटर देन 20 कहेंगे तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि a का वैल्यू हमने 10 असाइन किया है। तो अगर हम लोग सी आउट करते हैं और कोई मैसेज प्रिंट करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो मैसेज हमारा स्क्रीन पर प्रिंट होगा, सी आउट। अगर ये स्टेटमेंट सही हुआ तो a इज लेस देन 20, ये स्क्रीन पर आउटपुट आएगा। और उसके बाद इंडेल लगाएंगे हम लोग, फिर हम वैल्यू ऑफ a इज प्रिंट करना चाहेंगे, a का वैल्यू कितना है उसे हम प्रिंट करना चाहेंगे। लेस देन 20 है तो कितना है, इसे अगर हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके a वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, फिर इंडेल का यूज करके गेट ch प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट में कि कोई स्टेटमेंट कंडीशन होगा और उस कंडीशन को ट्रू करता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसे हम लोग इफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो वेरी सिंपल है। आगे और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो इस प्रोग्राम को भी रन करके आप देख सकते हैं।
हैज इंक्लूड हेडर फाइल का हमने यूज किया है, conio.h का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले iostream.h। ये बेसिकली टर्बो सी प्लस प्लस के लिए होता है। आप अगर कोट्स ब्लॉक का यूज करेंगे तो आप चाहें तो studio.h का भी यूज कर सकते हैं। स्टूडियो std यूजिंग नेम स्पेस डॉट std का भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में आप देखिए वॉइड मेन है, CLR SCR है, इंट x इक्वल्स टू 20 हमने दिया है और y इक्वल्स टू 22। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन फिर रख दिया है, x अगर लेस देन है y से, यानी y बड़ा है और x जो है वो छोटा है, तो एक स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली स्टेटमेंट अगर सही होता है तो यहाँ जो कंडीशन है वो सही होता है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए x जो है 20 और y जो है 22। बेसिकली x का मान जो है वो क्या है, छोटा है y से, तो स्टेटमेंट तो क्या होगा, सही होगा। तो सी आउट द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन y। तो यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, सी आउट की मदद से हम करेंगे कि वैल्यू ऑफ x जो है y से छोटा है और x को हम लोग कॉल करेंगे तो x प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से गेट ch का हम यूज कर सकते हैं, यानी गेट करेक्टर, और उसके बाद प्रोग्राम का आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ इफ स्टेटमेंट के हमने दो प्रोग्राम लिए, दोनों ही प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है। आगे देखते हैं इफ और इल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेटमेंट आपका अगर करेक्ट होता है तो एक स्टेटमेंट आपका क्या होगा कि आप जो भी प्रिंट करना चाहेंगे मैसेज वो प्रिंट होगा स्क्रीन पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा स्टेटमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर। यानी अगर एक कंडीशन सही नहीं होता है तो दूसरा कंडीशन पर प्रोग्राम जंप कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल इल्स, यानी इफ स्टेटमेंट में एक ऑप्शनल इल्स स्टेटमेंट होगा, उसमें कुछ कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। वाइल एग्जीक्यूट्स व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो अगला कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में, यानी अगला स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली हम लोग जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो हैश इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल का यूज करते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस के लिए हैश इंक्लूड conio.h का हम लोग यूज करते हैं कॉन्सोल इनपुट आउटपुट के लिए डॉट हेडर फाइल, और वॉइड मेन का हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड, अगर आप लोग स्लो वाला प्रोग्राम्स देखना चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी डायरेक्ट इफ इल्स स्टेटमेंट के वीडियोस को देखकर अपना प्रैक्टिस और भी मजबूत कर सकते हैं। वॉइड मैन हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वॉइड मैन से, फिर CLR SCR यानी क्लियर द स्क्रीन के लिए, ताकि हम लोग अगर आउटपुट एक बार देखें दोबारा देखें तो वो स्क्रीन से हमारा क्लियर हो जाए। इंट a इक्वल्स टू 100 हमने एक वैल्यू लिया है। इफ यहाँ पर एक कंडीशन रखते हैं a इज लेस देन 20। अगर a का जो वैल्यू है वो 20 से कम है तो हमारा एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, यानी a जो है वो लेस देन 20 है, तो a इज लेस देन 20 ये कर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो अगला स्टेटमेंट पर हम लोग जंप कर जाएंगे, यानी इल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो बेसिकली यहाँ देखिए a का जो वैल्यू है हमने 100 रखा है, तो 20 से लेस देन तो नहीं है, तो ये बेसिकली जो ये स्टेटमेंट क्या होगा, a इज लेस देन 20, ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाने पर a इज लेस देन 20 स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि एल्स वाले स्टेटमेंट अगला स्क्रीन पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कि एल्स जो है सी आउट a इज नॉट लेस देन 20, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा क्योंकि a इज नॉट लेस देन 20। यानी एक स्टेटमेंट हमने रखा है और उसमें कुछ कंडीशन रखा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ठीक है वो प्रिंट होगा, नहीं तो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। यही कहानी है एफ एल्स स्टेटमेंट का। सी आउट द वैल्यू ऑफ ए। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है ए का वो हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, तो सी आउट हम लोग कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद ए को हम कॉल करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर की सहायता से ए, और इंडेल गेट सी एच का हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं एफ एल्स स्टेटमेंट का। अब आगे देखते हैं इफ इल्स इफ इल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए इफ एक कंडीशन होगा, फिर इल्स इफ और एक कंडीशन होगा, उसके बाद फिर एक एल्स का स्टेटमेंट होगा। तो ये किस तरह से हम प्रोग्राम में यूज करते हैं आप देख सकते हैं। एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स, यानी इफ का एक ऑप्शनल एल्स भी होगा और फिर जाके हम फिर इफ का यूज करेंगे, फिर एल्स स्टेटमेंट, यानी बहुत सारे कंडीशंस का यहाँ हम यूज करने वाले हैं स्टेटमेंट, विच इज़ वेरी यूजफुल टू टेस्ट वेरियस कंडीशन। ये ऐसा इस प्रोग्राम से क्या होता है कि वेरियस कंडीशंस को हम लोग चेक कर सकते हैं यूजिंग सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी एक एक सिंगल
इफ स्टेटमेंट का यूज कर करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं iostream.h conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, और उसके बाद iostream यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए। वर्ड मेन से प्रोग्राम शुरुआत करेंगे और इंट ए इक्वल्स टू 100 एक वैल्यू हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को लेकर, इंटेजर टाइप का होगा, और एक कंडीशन रखते हैं कि अगर ए इक्वल्स टू 10 है, यानी ए का जो वैल्यू है अगर वो 10 है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो बेसिकली ये तो फॉल्स होगा, ए का वैल्यू हमने 100 असाइन किया है। तो अगर सही होता है तो वैल्यू ऑफ ए जो वो प्रिंट होगा अगर 10 के बराबर है तो। उसके बाद अगर ये सही नहीं होता है तो क्या ये a इक्वल्स टू 2020 है, इल्स इफ जो है a 2020 है, अगर a का जो वैल्यू है वो 20 है, इक्वल्स टू 20 यदि होता है तो वैल्यू ऑफ a इज प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। तो बेसिकली ये भी हम जान रहे स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। इल्स और एक कंडीशन रखते हैं अगर, और इसमें एक स्टेटमेंट रखते हैं कि इल्स a इक्वल्स टू 30, अगर a का वैल्यू जो है वो 30 होता है तो 30 जो है वैल्यू ऑफ a इज 30 प्रिंट होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट मैचिंग, जो हमने लिखा है वो मैचिंग नहीं कर रहा है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए हम प्रिंट करना चाहेंगे तो इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके ए को डायरेक्ट कॉल करेंगे और ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने कई सारे स्टेटमेंट को रखा है और कई सारे कंडीशन को रखा है। अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है तो अगला स्टेटमेंट में प्रोग्राम चला जाएगा, वो सही नहीं होता है फिर अगला में चला जाएगा। तो कई सारे हमने कंडीशंस का यूज किया है। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट का, ताकि कई सारे कंडीशन को हम लोग एग्जीक्यूट करें और एक्चुअल जो स्टेटमेंट हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रोग्राम में उसे हम प्रिंट कर पाए। फिर आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि it is always legal to nest if else statement, which means you can use if or else statement inside another if, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरा स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं, else if स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि नेस्टेड इफ आखिर कैसे यूज होता है। चूंकि काफ़ी स्पीड हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट आपको करना होगा ताकि नोट्स आप करते जाएं और रिवीजन होते जाए। हैज़ इंक्लूड iostream डॉट का यूज करेंगे, conio.h का यूज़ करेंगे, void main CLR SCR का हम यूज़ करते हैं। बेसिकली सभी प्रोग्राम में लगभग एक ही टाइप के ही होते हैं। इंट a इक्वल्स टू 100, इंट b यहाँ पर और एक वेरिएबल लेते हैं जिसको 200 हम असाइन करते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू 100 है और उसी के अंदर इफ b इक्वल्स टू 200 है, यानी दो स्टेटमेंट हमने इफ का रखा है। देखिए नेस्टेड इफ क्या है, यानी इफ के अंदर और कोई इफ का जब हम यूज करेंगे, यानी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई कंडीशन रखते हैं उसके अंदर किसी और कंडीशन का अगर हम यूज करते हैं तो इसे नेस्टेड इफ कहा जाता है। यानी a इक्वल्स टू 100 और उसके अंदर अगर a इक्वल्स टू 100 है ये स्टेटमेंट सही होता है, और इफ b इक्वल्स टू 200 है ये स्टेटमेंट भी, ये कंडीशन भी ट्रू होता है, तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा कि वैल्यू ऑफ a इज फलाना है भाई और वैल्यू और b जो है ये 200 है, ये इतना है, ये हमारा आउटपुट आएगा। और उसके बाद सी आउट हम कह सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए कितना है वो प्रिंट हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी कितना है ये प्रिंट होगा इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करके किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेरी सिंपल है। फिर आता है स्विच स्टेटमेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का आता ही आता है जहाँ से ब्रेक का यूज हमें करना पड़ता है। स्विच स्टेटमेंट में हमें ब्रेक का यूज करना कंपलसरी हो जाता है। कई बार ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, तो ये कंपलसरी है भाई। कैसे होता है देखिए, स्विच में क्या होता है कि एक कंडीशन से अगला कंडीशन में जो ये है हमारा स्टेटस है वो जंप करने लगता है। तो स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। बहुत सारे वैल्यूज होते हैं वहाँ पर स्टेटमेंट जो है चेक होता है। इच वैल्यू इज कॉल्ड ए केस, और प्रत्येक वैल्यू कहलाता है केस। यहाँ पर याद रखना है एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इट चेक्ड फॉर द ईच केस, और कोई वैल्यू जो है वो प्रत्येक केस को चेक करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हेडर फाइल का यूज करेंगे हैज़ इंक्लूड iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। void main का यूज करेंगे CLR SCR। बेसिकली यहाँ कैरेक्टर लेंगे, एक वेरिएबल कैर टाइप का डेटा टाइप हमारा कैर है। ग्रेड D ग्रेड
लेते हैं, ग्रेड नाम का वेरिएबल है और इसका वैल्यू हमने टी पहले से ही असाइन कर दिया है, और स्विच नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर में हम लोग ग्रेड को रखेंगे। और यहाँ केस ए हम लेते हैं। सबसे पहले केस ए में क्या होता है कि ए कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होगा, सी आउट एक्सलेंट। अगर ग्रेड हमारा ए आता है, किसी स्टूडेंट का ग्रेड अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो ग्रेड अगर ए आता है, केस ए अगर सही होता है तो अगर आप डालोगे ग्रेड ए तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सलेंट प्रिंट होगा, इंडेल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे, फिर केस बी में एग्जीक्यूट होगा। अगर ग्रेड बी है ना, आपने असाइन किया उसे यूजर डिफाइंड भी आप बना सकते हैं। केस बी अगर सही होता है तो वेरी गुड प्रिंट होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, अगला स्टेटमेंट को ये चेक करेगा। ग्रेड सी हो जाता है तो ग्रेड सी में वेल डन प्रिंट होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद ग्रेड केस एफ अगर होता है तो ट्राई अगेन, यानी एफ मीन्स क्या, फेल हो जाता है। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो इनवैलिड ग्रेड हम लोग कर देते हैं। अगर कोई मैच नहीं करता है तो इनवैलिड ग्रेड रहेगा। अगर यूजर कोई ग्रेड इंटर करता है तो उस अकॉर्डिंग उसका जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। सी आउट योर ग्रेड इज, आपका ग्रेड है, और वहाँ पर आप जब ग्रेड डालोगे, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डाला हुआ है, सबसे पहले अगर हम डी डाल चुके हैं तो डी ग्रेड जो है वो प्रिंट होगा हमारा, क्या, केस डी प्रिंट होगा, केस डी। तो केस डी यहाँ पर तो हमने डाला ही नहीं है, तो जो इफ डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया है, डी के बाद हमने एफ, ई सी के बाद हमने एफ यहाँ पर सेट किया है, तो डी ग्रेड हमने डाला है। तो यहाँ पर क्या बताएगा कि डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया इनवैलिड ग्रेड, इनवैलिड ग्रेड ये हमारा प्रिंट होगा। अगर हम लोग वहाँ पर ए डालते हैं तो एक्सलेंट प्रिंट होगा, बी डालेंगे तो वेरी गुड प्रिंट होगा। तो इस तरह से किसी केस के थ्रू से अगले स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग एक के बाद एक स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं तो स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जिसमें याद रखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कंपलसरी है। आगे आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कंप्लीट किया, स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ को भी हमने कंप्लीट किया है। अब लूप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लूप्स क्या होता है कि एक ही तरह के डाटा को हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा प्रिंट करना चाहते हैं तो लूप्स का हम लोग यूज करते हैं। तो देर आर मैनी सिचुएशंस वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक ही प्रकार के ब्लॉक ऑफ कोड्स की जो है हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसा होता है तो बार बार एक कोड के लिए एक कोड, मैंने बहुत सारे कोड लिखने से अच्छा है किसी लूप का हम यूज करते हैं। तो सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स हमें यूज करना पड़ता है किसी लूप को, किसी कोड को, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। इन एनी एग्जीक्यूट any program language loops are used to execute a set of statement, मैंने एक set of statement को execute करने के लिए यूज होता है repeatedly, बार बार, until a particular condition is satisfied, जब तक एक particular condition satisfied नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लूप का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तो आप रट लो क्योंकि लूप से क्वेश्चन आना ही आना है। एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है, साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले समझिए एंट्री कंट्रोल्ड लूप क्या होता है। एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल मतलब जो शुरू में ही कंट्रोल किए जाते हैं, एग्जिट कंट्रोल यानी जो अंत में कंट्रोल किए जाते हैं, यानी अंत में कंडीशन होता है। और एंट्री कंट्रोल में शुरू में ही कंडीशन होता है, उसके बाद स्टेटमेंट रन करता है। और एग्जिट कंट्रोल में लास्ट में जो है आपका पहले स्टेटमेंट रन करेगा और कंडीशन लास्ट में चेक करता है प्रोग्राम। तो एंट्री कंट्रोल लूप में देखा जाए तो यहाँ पर फॉर लूप और वाइल लूप को रखा गया है, लेकिन कई बार जो फॉर लूप है उसे काउंट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि फॉर लूप किस प्रकार का लूप है तो आप काउंट कंट्रोल लूप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर काउंट कंट्रोल लूप नहीं रहता है ऑप्शन में तो आप उसे एंट्री कंट्रोल लूप कह सकते हैं। जबकि वाइल लूप जो है वो बेसिकली एंट्री कंट्रोल लूप है। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है, उसके बाद अपडेशन होता है जिसे हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। फॉर लूप कैसे काम करता है ये आगे हम लोग देखेंगे। वाइल लूप जो होता है उसमें क्या होता है, एक कंडीशन हम लोग लगाते हैं, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट को डबल जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर रखा जाता है। फिर जो एग्जिट कंट्रोल लूप है जिसे डू वाइल लूप कहा जाता है, डू एक आदेश देते हैं यहाँ तक ये कोड को तुम एग्जीक्यूट करो, प्रोग्राम को कहते हैं, और लास्ट में कंडीशन को चेक करो। तो इसके लिए डू का यूज करते हैं, स्टेटमेंट रखते हैं और लास्ट में एक कंडीशन हम लगा देते हैं वाइल का। तो ये लास्ट में जब कंडीशन को हम लगाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एग्जिट
कंट्रोल लूप याद कर लेना है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या है और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर लूप क्या है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे काउंट कंट्रोल लूप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो काउंट कंट्रोल लूप के नाम से इसे जाना जाता है। एज फॉर ए फॉर लूप इज ए रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू राइट ए लूप दैट इज एग्जीक्यूटेड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एक नंबर ऑफ टाइम्स किसी वैल्यू को अगर हम किसी कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फॉर लूप का यूज करते हैं। द फॉर लूप इनेबल्स परफॉर्म नंबर ऑफ स्टेप टुगेदर इन वन लाइन, एक लाइन में हम लोग प्रिंट करते हैं तो फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप का जो शुरुआत होता है बहुत सिंपल है, इसमें हम फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, साथ ही जो ब्रैकेट है उसके अंदर में हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, यानी कोई वेरिएबल है तो वो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा उसका इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर बीच में कंडीशन रखते हैं और उसके बाद अपडेशन जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखेंगे। एक प्रोग्राम के माध्यम से फॉर लूप को समझते हैं, वेरी सिंपल है, जो बहुत बड़े प्रोग्राम्स में भी इसका यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर समझ गए तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स आपके लिए काफ़ी सिंपल लगने लगेंगे। तो एग्जांपल के लिए समझिए, देखिए हेडर फाइल हमने लिख लिया है void main CLR SCR, ये तो बेसिक सी बात है भाई। तो फॉर लूप यहाँ इनिशियलाइजेशन हम करेंगे। सबसे पहले देखिए आपने इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है, तो इंट नाम का एक वेरिएबल हम लेते हैं, इंट ए, इंटेजर टाइप का, और जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जीरो से वो स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, शुरू करना, जीरो से शुरू होगा, और कंडीशन कहाँ तक चलेगा, लूप कहाँ तक चलेगा, तो लेस देन 20 यानी 19 तक चलेगा। यहाँ पर कंडीशन लग दी है, अगर लेस देन 100 करते तो 100 तक चलेगा, लूप 100 तक एग्जीक्यूट होगा। तो एक कंडीशन हमने रखा हुआ है कि लेस देन 20 तक चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा भाई, तो जीरो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद उसमें अपडेशन होगा यानी इंक्रीमेंट होगा, यानी ए प्लस प्लस हमने यहाँ पर असाइन किया है, एक एक इंक्रीमेंट होते जाएगा। यानी यहाँ पहले तो कंपाइलर को नहीं पता कि आप क्या इंक्रीमेंट कीजिएगा, तो यहाँ पर हमने एक इंक्रीमेंट सिंबल का यूज किया है, ऑपरेटर का यूज किया है कि ए के बाद में प्लस प्लस, ए जो है जीरो से स्टार्ट होगा, फिर प्लस होगा एक बार तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होगा तो फिर 2 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस 3 होगा, और कहाँ तक चलेगा, लेस देन 20 यानी 19 तक चलेगा, यानी 20 टाइम्स चलेगा जीरो से लेकर 19 तक। तो इस तरह से हम लोग फॉर के लूप को यूज कर सकते हैं और किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब क्या है कि वैल्यू ऑफ ए जो है ये हम लोग स्टेटमेंट रखते हैं, ये प्रिंट होगा और ए को कॉल कर देंगे। तो जब ए को कॉल करेंगे तो ए क्या है, फॉर लूप है, फॉर के अनुसार वो लूप चलेगा, जीरो से स्टार्ट होगा और यहाँ इंक्रीमेंट होते जाएगा, लेस देन 20 तक चलेगा। इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर जो है एक टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट तक वो लूप एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता है। इसके लिए हम लोग व्हाइल शुरू में ही कंडीशन लगा देते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट को लिखते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ हमने हेडर फाइल लिखा हुआ है और इंट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, CLR SCR इंट ए इक्वल्स टू 10। यहाँ पर ए वेरिएबल हमने लिया है 10, इसका वैल्यू को हमने रखा है और ये लेस देन 30 तक चलेगा। एक कंडीशन लगती है कि ए जो है वो लेस देन 30 तक चलेगा। और सी आउट द लूप ऑफ ए इज, अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं मैसेज की ए जो है वो चलेगा। ए को हम लोग कॉल करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए और ए में प्लस प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ए का जो वैल्यू है वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 जो कि इसका ए इक्वल्स टू 10 है, और लेस देन 30 तक वो इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा, यानी ए 11 होगा, 12 होगा, 13 14 15 और 30 तक हमने इसको टारगेट दिया हुआ है, लेस देन 30 तक। यहाँ तक ये कंडीशन हमने रखा हुआ है। अगर इक्वल्स टू का यूज करते या इक्वल्स टू 30 करते तो 30 के बराबर चला जाता। तो यहाँ पर हमने लेस देन 30 लेस देन 100 का भी यूज कर सकते हैं, उतना तक हमने इसको टारगेट दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आप रन करके अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं डू वाइल लूप क्या है। डू वाइल लूप में ये बेसिकली सबसे पहले समझिए कि डू वाइल लूप जो है वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी जो कंडीशन होगा वो लास्ट में होगा, एग्जिट में होगा।
तो डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि डू वाइल लूप जो है वो चेक्स कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, लूप के अंत में कंडीशन को चेक करता है। इट मीन्स दैट द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एट द लास्ट ऑन्स, लास्ट में एग्जीक्यूट होता है इवन इफ द कंडीशन इज नेवर ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है फिर भी लूप चलता है और लास्ट में कंडीशन को चेक करता है। इसका सिंटेक्स क्या है भाई, पहचान कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, तो देखिए डू का यूज करते हैं, उसके बाद फिर स्टेटमेंट को रखते हैं, लास्ट में वाइल के साथ कंडीशन का यूज करते हैं। एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं, हेडर फाइल हम लोग लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इंट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, CLR SCR इंट a इक्वल्स टू 10, a का मान जो है 10 हमने लिया है। डू यहाँ से स्टार्ट होगा और एक हम लोग मैसेज प्रिंट करना चाहेंगे स्टेटमेंट के थ्रू से, सी आउट वाइल ए वैल्यू ऑफ ए का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। यहाँ पर कितना वैल्यू ऑफ ए इज 10 और उसके बाद इंडेल का हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद a इक्वल्स टू a+1। यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन दे दिया है कि a का जो है इक्वल्स टू a+1, यानी a में एक एक इंक्रीमेंट होते जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली a++ का भी यूज कर सकते हैं, चाहे इक्वल्स टू a+1 का हम यूज करें, यानी a पहले प्रिंट होगा, उसके बाद a के बाद एक इंक्रीमेंट होगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा। ये कब तक चलेगा, लेस देन 20, यानी यहाँ पर हमने एक टारगेट दे दिया है, फिर से वाइल का लास्ट में यूज किया है और कंडीशन रख दिया है कि ये तब तक चलेगा, डू इतना से स्टार्ट होगा, डू होगा करेगा और उसके बाद वाइल लेस देन 20 तक चलेगा। रिटर्न 0 का यूज करेंगे हम लोग गेट ch और इस तरह से यहाँ पर डू वाइल लूप का हम यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, ये पहला चैप्टर में ही, हालांकि एरे का स्पेशल चैप्टर भी है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद यहाँ भी कुछ जानकारी आप एरे का ले सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से भी, क्योंकि ये पूरा रिवीजन टूर है। ये चैप्टर जो है वो पूरा रिवीजन टूर है C++ का, इसलिए जितने भी 11 क्लासेस में जो स्टडी आपने किया था सबके सब 12 क्लास में थोड़े थोड़े पढ़ने थे, तो एरे का भी कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो एरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जो टिपिकली दीज एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी एक ही प्रकार के डेटा टाइप के होते हैं। आगे जब डिटेल से एरेज को हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे एरेज नाम का, तो बहुत डिटेल से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के सॉर्टिंग का मेथड क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। यहाँ इस चैप्टर में आपको एक सॉर्ट टाइप दिया हुआ है, सच ए इंटेजर और स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग के लिए, इंटेजर के लिए एक ही टाइप का जब एरे हम बनाते हैं, एक ही टाइप के डेटा टाइप बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब हम एरे का यूज करते हैं। एरे आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू ऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम में एरेज का यूज किया जाता है, सो दैट द रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज कैन बी इजीली स्टोर्ड, ताकि एक ही जैसे डेटा को हम लोग आसानी से स्टोर कर पाएँ और सर्च भी कर पाएँ, इसीलिए एरेज का यूज किया जाता है। सिंटेक्स क्या होता है, जब कोई एरे बनाते हैं तो एरे में सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं और एलिमेंट को सबस्क्रिप्ट के अंदर, यानी जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर हम रखते हैं, एलिमेंट की जो संख्या होती है उसको। तो जैसे डेटा टाइप का हम लोग यूज करेंगे तो इंट माई एरे, यहाँ नाम, एरे का नाम हम लोग दे सकते हैं इंट माई एरे, और एलिमेंट का जो संख्या, अगर हम लोग एक ही टाइप का डेटा, इंटेजर टाइप का डेटा अगर 5 एलिमेंट इंटर करना चाहते हैं तो इंट माई एरे और सब स्क्रिप्ट के अंदर हम 5 लिख सकते हैं। यहाँ जो इंडेक्स वैल्यू एरे का स्टार्ट होता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे स्टार्ट ऑलवेज विथ व्हाट, किससे स्टार्ट होता है, तो एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक एरे बनाते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या हमने 5 रखा है, तो जो हमारा मेमोरी ब्लॉक्स बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। 0 एक इंडेक्स नंबर होगा जिसमें एक वैल्यू स्टोर होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, यहाँ पर प्रत्येक 5 एरे का जो वैल्यू है स्टोर होगा, ये हमारा मेमोरी में ब्लॉक्स बन जाएगा। तो एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका एड्रेस जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। ये एक नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। दीज एलिमेंट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 4 तक स्टार्ट हुआ है। 5 एलिमेंट लिए हैं, 10 एलिमेंट लेते हैं तो 0 to 9 होता है, 100 एलिमेंट लेते हैं तो 0 to 99 होता है। तो सिंस एरे द फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज 0, यहाँ पर याद रखना है कि एरे का जो पहला एलिमेंट होता है हमेशा 0 होता है। टाइप्स ऑफ एरेज, एरे के कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली एरेज जो है 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मल्टी डायमेंशनल के अंदर ही 2 डायमेंशनल को रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 2 प्रकार को ही हम
टू टाइप्स को ही हम लोग एरे कहेंगे, लेकिन अगर डिटेल से देखेंगे तो थ्री टाइप्स कह सकते हैं। लेकिन कैसे होता है थ्री टाइप्स वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली वन डायमेंशनल होता है जो एक डायमेंशन पर काम करते हैं, एक आयामी होता है, और बहुआयामी जिसमें टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, हमारे सिलेबस में टू डायमेंशनल एरेज को पढ़ना है। तो टू डायमेंशनल को भी मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। अगर अलग से आप मल्टी डायमेंशनल पढ़ना चाहते हैं, टू डायमेंशनल पढ़ना चाहते हैं, दो से अधिक डायमेंशनल वाला, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, तो इन दैट केस आप मल्टी डायमेंशनल को अलग कर सकते हैं, टू डायमेंशनल को अलग कर सकते हैं। तो तीन प्रकार के हो सकते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। लेकिन बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एरेज के टू टाइप्स होते हैं, वन डायमेंशनल, और वन से ज़्यादा जो डायमेंशनल होते हैं उसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरेज कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वन डायमेंशनल एरेज क्या होता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एन वन डायमेंशनल एरे जो होता है ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सब बहुत ही सिंपल तरीका होता है एरे को डिफाइन करने का। द एरे इटसेल्फ इज गिवन अ नेम, एक नाम दिया जाता है एरे का। इट एलिमेंट्स आर रिफर्ड बाय देयर सबस्क्रिप्ट, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबस्क्रिप्ट के द्वारा रिफर्ड किए जाते हैं, यानी सबस्क्रिप्ट पर इसके एलिमेंट्स की संख्या को हम लोग लिखते हैं। तो सिंटेक्स हम लोग देखें तो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप के बाद हम लोग एरे का नाम लिखते हैं जो पहले हमने देखा है, और उसके बाद जो सबस्क्रिप्ट होता है यानी जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम एलिमेंट की संख्या, उसका साइज लिखते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि iostim.h हेडर फाइल का यूज करते हैं, conio.h का यूज कर सकते हैं, और अगर आप setw नाम का एक फंक्शन का यूज करते हैं तो iomanip यानी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन .h हेडर फाइल का भी यूज करना पड़ता है। यहाँ पर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि setw का जब फंक्शन का आप यूज करते हैं तो किस हेडर फाइल का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम में setw का यूज किया हुआ है ताकि आपका एक नंबर का क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएं। जब भी setw यानी वर्ड के बीच में स्पेस लेने के लिए जब एक फंक्शन हम यूज करते हैं setw, तब हम लोग iomanip यानी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन .h नाम के हेडर फाइल का हम लोग यूज करते हैं। इंट एरे यहाँ पर हमने बनाया है, 10 इसका साइज लिया है, एरे का नाम रखा है हमने n, और n इज एरे ऑफ 10 इंटेजर्स। यहाँ पर 10 इंटेजर्स का 10 एलिमेंट्स का एक एरे हमने बनाया है। फॉर इंट i एक हमने वेरिएबल लिया है जो कि हम लूप से एग्जीक्यूट करेंगे एरे को। इक्वल्स टू 0 स्टार्ट किया है और लेस देन 10, और फिर इंक्रीमेंट होते जाएगा। और n के अंदर हमने i को रख दिया है इक्वल्स टू i प्लस 100 रख दिया है, यानी इससे क्या होगा 100 से ऊपर आपका वैल्यू प्रिंट होगा। 10 रखा है लेकिन उसमें 100 आप प्लस कर दिए हैं, यानी 101, 102 इस तरह से प्रिंट होगा। तो एलिमेंट की संख्या को प्रिंट करना है। setw 13 हमने रखा है, यानी 13 जो लेटर्स है उसका गैप ये लेगा। इसके गैप लेने के लिए हमने स्पेस देने के लिए हमने एलिमेंट के बाद जो है गैप लेने के लिए setw फंक्शन का हमने यूज किया हुआ है 13 कैरेक्टर का। तो आउटपुट के लिए हम लोग j वेरिएबल का यूज़ करेंगे इंट j, और इसके लिए लूप चलाएंगे फॉर लूप इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 10 तक चलेगा। ये आउटपुट जैसे हमने इनपुट के लिए i लूप का यूज़ किया था, और j में इंक्रीमेंट होगा। सी आउट setw 7 यहाँ करते हैं, और j को हम इंसर्शन ऑपरेटर्स के साथ में कॉल करेंगे। फिर setw 13, और इसमें जो है j प्रिंट होगा। इंडेल का यूज़ करेंगे, इस प्रकार हमारा जो लूप है वो प्रिंट हो जाएगा एरे में। और ये एक ही टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेकर स्टार्ट होगा। जो एलिमेंट्स जो हम इंसर्ट करेंगे वो 0 से लेकर स्टार्ट होगा और लेस देन 10 तक चलेगा। तो इस प्रकार से सिंगल डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। एरे से रिलेटेड और भी डिटेल से हम लोग एरे का जो स्पेशल चैप्टर है जो रिड्यूस सिलेबस में भी हमारा है उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एक स्लाइटली नॉलेज एरे के संबंधित जानते हैं, ताकि इस चैप्टर में जो रिवीजन टूर हमारा क्लास 11th का था वो पूरा का पूरा जो क्लास 12 में आपको पढ़ना था इस चैप्टर में, और काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक छोटा टॉपिक के रूप में हम लोग एरे को पढ़ रहे हैं, इसमें ही आपके काफ़ी नंबर्स जो है आपको मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ समझना है कि एरेज कितने प्रकार के होते हैं और एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट होता है। इसके डिटेल से हम लोग एरे का जो अलग से वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग डिटेल से एरे के बारे में रिवीजन करेंगे। स्ट्रिंग एरे के बारे में जानते हैं। स्ट्रिंग एरे क्या है? स्ट्रिंग एरे या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं। जैसे हम लोग अक्षर्स के लिए इंटेजर इंट एरे का हमने यूज़ किया है, यहाँ पर जो कैरेक्टर का हम यूज़ करेंगे। तो स्ट्रिंग एरे जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होगा, स्ट्रिंग मतलब पहले ही हमने समझा था कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो रहता है उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग्स आर इनफैक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं यानी कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं
उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, यानी किसी वर्ड को हम स्ट्रिंग कह सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट देम ऑल्सो एज प्लेन एरेज ऑफ कैर एलिमेंट्स। हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैर एलिमेंट्स की सहायता से। एलिमेंट्स यानी कई सारे एलिमेंट्स हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, यानी कई सारे कैरेक्टर्स जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होगा तो वह स्ट्रिंग होगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो कैर हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, फिर एरे का नामकरण हम करेंगे माई एरे या फिर माई स्ट्रिंग नाम से हम कोई एरे बना सकते हैं। और उसके बाद उसके जो एलिमेंट्स है हम लोग 16 15 जितने भी देना चाहेंगे, 100 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, जितने एलिमेंट आप बनाना चाहें। यहाँ हमने 16 दे दिया है क्योंकि 15 एलिमेंट्स 0 से लेकर 15 तक के लिए हमने 16 लिया हुआ है। तो एरे का जो एलिमेंट होगा वो जो उसके वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा, वो एलिमेंट की संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। और जितना आप एलिमेंट लिए हैं उसके n-1 तक चलेगा, यानी नंबर ऑफ जो एलिमेंट लिया है वो -1 तक चलेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और उतने एलिमेंट्स हम लोग इंटर कर सकते हैं। जैसे 16 हमने यहाँ एरे का एलिमेंट लिया हुआ है तो 0 से 15 तक चलेगा, लेकिन असल में ये 16 मेमोरी ब्लॉक्स आपको प्रोग्रामिंग में मिलेंगे। तो इस तरह से स्ट्रिंग एरे का हम एग्जांपल एक ले सकते हैं और एक प्रिंट करके देखते हैं स्ट्रिंग एरे किस तरह से प्रिंट होता है। हेडर फाइल हम यूज़ कर सकते हैं iostim.h, conio.h। यहाँ पर हम iomanip.h का यूज़ नहीं करेंगे तभी चलेगा, क्योंकि कोई setw फंक्शन का अगर हम यूज करते हैं तभी iomanip.h हेडर फाइल का यूज करते हैं। CLRSCR कैर क्वेश्चन नाम का एरे बनाते हैं और उसके बाद प्लीज़ एंटर योर नेम, इसको जब कॉल करेंगे तो वहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं। कैर ग्रीटिंग नाम का ग्रीटिंग हेलो यहाँ प्रिंट होगा जब ग्रीटिंग एरे को कॉल करेंगे। तो ये हमारा ये जो है हेलो प्रिंट होगा। तो इस प्रकार के एक फंक्शन हमने बना लिया है, क्वेश्चन और उसके बाद ग्रीटिंग। इस फंक्शन के अंदर हम लोग कोई एरे को डाल सकते हैं। योर नेम जो अपना नाम है 80 कैरेक्टर का होगा, 80 से कम भी हो सकता है, आप मैक्सिमम ले लिया 80। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कॉल करेंगे, फिर योर नेम को कॉल करेंगे और सी आउट करेंगे ग्रीटिंग को और योर नेम को। और इस प्रकार जो है तो हमारा गेट सी है जो रिटर्न की सहायता से हमारा प्रोग्राम आउटपुट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर 2 डायमेंशनल एरे जिसे हम लोग कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे विद मोर देन 2 डायमेंशंस, यानी मोर देन 2 डायमेंशंस जो होता है उसे मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। पहले भी मैंने बताया थोड़ा देर पहले। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे, द सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे का वो होता है 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल जो होता है इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। द 2 डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर जो 2 डायमेंशंस होंगे, 2 डायमेंशन सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है, यहाँ रोज और कॉलम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो एलिमेंट की संख्या जो लिखेंगे, पहला सब स्क्रिप्ट में रो की संख्या लिखेंगे, दूसरा सब स्क्रिप्ट जो लिखेंगे उसमें हम लोग कॉलम की संख्या लिखेंगे। एग्जाम्पल में आगे समझेंगे। ईच एलिमेंट इज डिफाइंड बाय 2 सब स्क्रिप्ट। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ डिफाइन किया जाएगा तो 2 सब स्क्रिप्ट से, द रो इंडेक्स एंड द कॉलम इंडेक्स। पहला जो होगा उसे रो इंडेक्स कहेंगे, दूसरा कॉलम इंडेक्स होगा। पहले क्या होता था कि 1 डायमेंशनल एरे में एक ही इंडेक्स होता था जहां पर हम लोग साइज एरे का लिखते थे, लेकिन यहाँ जो 2 डायमेंशन एरे होगा ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। जैसे आप देख सकते हैं डेटा टाइप पहले लिखेंगे, जैसे इंट या स्ट्रिंग या कैरेक्टर जो भी हमने एरे बनाने हैं, उसके बाद एरे का नाम लिखेंगे, फिर साइज में यहाँ पर एक साइज रो के लिए होगा, एक कॉलम के लिए होगा। अगर हम लोग रो का जो संख्या है वो 3 डाल देते हैं और कॉलम की जो संख्या है 4 डाल देते हैं, तो टोटल एलिमेंट्स का जो हमें स्पेस मिलेगा एरे में वो रो इंटू कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे उतने एलिमेंट्स की संख्या हम लोग को मिलेगा। यानी 3 रो और 4 कॉलम्स अगर का एक एरे हम बनाते हैं 2 डायमेंशंस का, तो 12 एलिमेंट्स को हम वहाँ पर स्टोर कर पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रो अगर होगा तो रो 0 से स्टार्ट होगा, एरे का कोई भी एलिमेंट जो होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। कॉलम स्टार्ट होगा तो वो भी 0 से ही स्टार्ट होगा। तो 3 रो हमने लिया है तो रो 0, रो 1, रो 2 इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह से रिप्रेजेंट होगा 4 कॉलम्स के लिए। और यहाँ पर क्या रहा है नोट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक्स मैंने यहाँ छोड़े हुए हैं, आप वहाँ पर उस हिसाब से देखिए कि कौन से एलिमेंट के लिए कौन सा एड्रेस होगा। जैसे पहला जो एलिमेंट हुआ है A0 यानी रो 0 है और कॉलम भी 0 है, दूसरा रो 0 में ही चल रहा है, कॉलम 1 में है, फिर रो 0, तीसरा में आप देख सकते हैं 0 और 2 कॉलम में चल रहा है, फिर रो 0 कॉलम 3 में हम लोग चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आप रो
कितना होगा और कॉलम की संख्या कितना होगा। फिर हमने क्वेश्चन मार्क जो दिया है वो अपने से आप फिल कर सकते हैं ताकि और समझ में आपको आए। इसके बाद टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसी एरे का कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो रो इंटू कॉलम, रो और कॉलम कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 5 × 5 एलिमेंट्स रहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एरे की संख्या कितनी होगी, एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, तो 5 × 5 रहेगा तो 25 हो जाएगा, यानी रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने 3 रो लिया हुआ है, 4 कॉलम्स लिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमें 12 एलिमेंट्स मिलते हैं। डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। कई बार एरे को किस नाम से जाना जाता है, डिफरेंट नाम भी पूछा जाता है। तो डेटा जो होता है यहाँ पर टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, जो 2 डायमेंशनल एरे होता है, तो इसे हम लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमने समझा है कि किस तरह से 2 डायमेंशंस एरे जो है काम करती है। आगे एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, तब हमारा चैप्टर 2 जो है ये कवर हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 1 हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है नेक्स्ट रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है, देखिए 2 डायमेंशंस एरे का लिया हुआ है। हेडर फाइल हमारा होगा iostream.h, conio.h, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं प्रत्येक प्रोग्राम में। इंट मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, CLR SCR, और यहाँ पर 5, यहाँ पर हमने रो लिया है, रो की संख्या 5 लिया है और कॉलम की संख्या ओनली 2 लिया है, यानी 5 रो और 2 कॉलम्स। टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, 5 × 2 यानी 10 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया है एरे का, ताकि हमें यूजर से वो वैल्यू लेना ना पड़े, बल्कि हमारा जो वैल्यू लिया हुआ है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हमने कुछ वैल्यू ले लिया है, कुछ ये के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ वैल्यू को ले सकते हैं, 0 0 1 2 2 4 3 6 4 8, इस तरह से हमने कुछ वैल्यू ले लिया है। टोटल एलिमेंट्स की संख्या 10 है, क्योंकि रो कितने हैं, 5 रो में हमें 5 रो मिलेगा, 2 कॉलम्स मिलेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रो के लिए लूप चलाएंगे और एक कॉलम के लिए लूप चलाएंगे। तो रो के लिए जो लूप चलाएंगे वो आई से हम स्टार्ट करते हैं, इंट आई उसको मानते हैं, ताकि लूप एग्जीक्यूट होगा तो नंबर हमारे प्रिंट होंगे स्क्रीन पर। तो i = 0 से स्टार्ट होगा, रो हमारा 5 है तो <5 तक चलेगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा। और जो कॉलम के लिए लूप चलाएंगे वो इससे हम जे वेरिएबल नाम से लिए हैं, जो 0 से स्टार्ट होगा, <2 क्यों होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 2 कॉलम से, तो 0 और 1 होगा, तो यहाँ पर <2 होगा, फिर जे में इंक्रीमेंट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है लूप का, ये हमें अप्लाई करना पड़ता है, जैसे हमने फॉर लूप पढ़ा था। तो पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होता है, फिर अपडेशन होता है। फिर हमने यहाँ पर क्या करना, आउटपुट करना है। तो यहाँ हमने बॉक्स बना लिया है, ताकि इस बॉक्स के अंदर ही जो हमारा मैसेज है वो प्रिंट हो, यानी आई का वैल्यू जो है उसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। और बॉक्सेस के लिए हमने सी आउट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज किया हुआ है, ताकि ये सेम टू सेम बॉक्सेस जो है प्रिंट हो स्क्रीन पर। उसके अंदर आई और जे हमने इसको रखा है, और आई और जे को हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे, जिसे इसका जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर हमें प्रिंट होगा। गेट ch का यूज़ करेंगे हम लोग, रिटर्न 0, यानी जो हमने यहाँ पर वैल्यू रखा हुआ है वो स्क्रीन पर हूबहू प्रिंट हो जाएंगे आई और जे के माध्यम से। तो इस तरह से हमने 2 डायमेंशनल एरे का भी एग्जाम्पल देख लिया, और उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आगे और भी ऐसे वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं, प्रत्येक चैप्टर जो रिड्यूस सिलेबस है हमारा, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग हो और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। तब तक के लिए धन्यवाद।